पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल व्यावसायिक प्रशासन के समस्त छात्र एवं छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्वप्रथम आज आपको एमकॉम फाइनल व्यावसायिक प्रशासन में क्या विषय पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ। उसके बाद मैं कौन सा विषय लूँगा इस पर भी चर्चा करेंगे। छात्रों, एमकॉम फाइनल व्यावसायिक प्रशासन में टोटल 5 पेपर आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि 2 कंपलसरी पेपर हैं और 3 ऑप्शनल पेपर हैं। 2 जो कंपलसरी पेपर हैं उसमें पहला पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और दूसरा पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट। 3 जो ऑप्शनल पेपर हैं उसमें पहला है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। ये 3 ऑप्शनल पेपर महाविद्यालय ने अपने स्तर पर निर्धारित किए हैं, जो कि विगत कई वर्षों से चल रहे हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय इन पेपर्स का ध्यान नहीं रखते और जो पेपर महाविद्यालय द्वारा संचालित नहीं किए जा रहे उन पेपर्स को भी भर देते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में और बाद में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज चूँकि आपकी ये पहली कक्षा है तो मुझे ये उचित लगा कि आपको इन पेपर्स के बारे में जानकारी दे दूं जो कि आपको वर्ष पर्यंत पढ़ने हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 2 पेपर कंपलसरी हैं, जिसमें पहला HRM का है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। 3 ऑप्शनल पेपर हैं, जिसमें पहला है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं लोक उपक्रमों का प्रबंध, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक पेपर्स का सवाल है, एज पर द टाइम टेबल मैं आपको प्रथम 4 दिन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ाऊँगा और वेंसडे और थर्सडे 2 दिन में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी पढ़ाऊँगा। तो ये 2 पेपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज पहली क्लास है वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या लोक उपक्रमों का प्रबंध शुरू करने जा रहा हूँ। छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है, लोक उपक्रमों का प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उपक्रम। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ हम पहले जान लें, उसके पश्चात हम लोक उपक्रमों की परिभाषा भी देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो लोक उपक्रमों का प्रबंध है, जिसमें कि 2 शब्द हैं, एक है लोक और दूसरा है उपक्रम या उद्यम, उनका क्या तात्पर्य होता है। शुरुआत लोक शब्द से करते हैं। लोक या सार्वजनिक उद्योग या उपक्रम में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसमें प्रथम शब्द लोक की अवधारणा जनता या उपभोक्ताओं की सेवा करने से है। लोक का तात्पर्य क्या है? जनता या उपभोक्ताओं की सेवा करने से है। अब जनता या उपभोक्ताओं की सेवा किस प्रकार से की जानी है, किस स्वरूप में की जानी है, ये सरकार द्वारा तय किया जाता है। क्योंकि आमतौर पर जनता या उपभोक्ता जो होते हैं उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर
उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर सरकार तय करती है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग की स्थापना की जाए। दूसरा जो वर्ड है वो है उद्योग। उद्योग अवधारणा का अभिप्राय उपभोग योग्य वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल को पक्के माल में बदलने की क्रिया से है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कच्चे माल को प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की मदद से विक्रय एवं उपयोग योग्य बनाने वाली प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। उद्योग का साधारण शब्दों में हम अर्थ देखें, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो आप क्लास 10th 11th से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उद्योग शब्द का मतलब जहाँ पर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम उद्योग कहते हैं। और मानवीय संसाधनों की मदद से किया जाता है, उसे हम उद्योग कहते हैं। तो छात्रों, अभी हमने जाना कि लोक का मतलब क्या है और उद्यम का मतलब क्या है। एक बार मैं पुनः बता दूं, लोक मतलब कि जिसमें जनता या उपभोक्ता की सेवा करने का प्रण लिया जाता है, कि जनता या उपभोक्ता की सेवा किस प्रकार से की जानी है, किस प्रकार के उद्योग धंधे खोलने हैं ताकि जनता या उपभोक्ताओं की अधिकतम सेवा की जा सके, ये लोक का अर्थ होता है। और ये सरकार तय करती है कि किस प्रकार का उद्यम खोलना है जनता या उपभोक्ताओं की सेवा के लिए। उद्यम, जैसा अभी बताया, का तात्पर्य कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने की क्रिया से है, मानवीय संसाधनों को उपयोग में लाते हुए। तो जब रॉ मटेरियल जो होता है उससे जब हम फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को उद्यम कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि लोक क्या है और उद्यम क्या है। अब हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं जिनसे लोक उपक्रमों के बारे में हमें और जानकारी हासिल होगी। एच हेंसन के अनुसार लोक उद्यम का अभिप्राय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों से है। तो हेंसन की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि लोक उद्यम क्या है, सरकार के स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों से है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोक उपक्रम सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों से है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक उपक्रम सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं एवं इनका स्वामित्व भी सरकार के हाथों में ही होता है। और ये उद्यम औद्योगिक हो सकते हैं, कृषि के हो सकते हैं, वित्तीय या वाणिज्यिक संस्थानों से संबंधित हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा एस.एम. खेरा ने दी है। एस.एम. खेरा के अनुसार लोक उपक्रमों से तात्पर्य उन औद्योगिक, वाणिज्यिक, आर्थिक क्रियाओं से है जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। खेरा की परिभाषा भी बहुत कुछ हेंसन की परिभाषा से मेल खाती है। खेरा ने बताया कि लोक उपक्रम क्या है, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। मतलब लोक उपक्रम औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यापारिक क्रियाओं से संबंध रखते हैं और जिन्हें केंद्र सरकार चलाती है या राज्य सरकार चलाती है अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जिनको मिलकर संयुक्त रूप से चलाया जाता है, उन्हें लोक उपक्रम कहा जाता है। एक परिभाषा और है राय चौधरी और
चक्रवर्ती की, उसको भी हम देख लेते हैं। राय चौधरी और चक्रवर्ती के अनुसार लोक उद्यम व्यवसाय का एक ऐसा स्वरूप है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है और सरकार या तो स्वयं उसकी एकमात्र स्वामी होती है अथवा अधिकांश अंश अपने पास रखती है। इसका तात्पर्य क्या है? राय चौधरी और चक्रवर्ती ने बताया कि लोक उद्यम क्या है? व्यवसाय का एक ऐसा स्वरूप जिसका नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी सरकार होती है, जिसका नियंत्रण सरकार के पास होता है, जिसका संचालन सरकार करती है और सरकार ही उसकी एकमात्र स्वामी होती है। स्वामी का तात्पर्य यहाँ पर ओनरशिप से है कि लोक उपक्रमों का जो ओनरशिप है या स्वामित्व का जो पैटर्न है वो सरकार के पास होता है। तो कुल मिलाकर इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि लोक उपक्रम के जहाँ तक नियंत्रण का सवाल है या स्वामित्व का सवाल है या संचालन का सवाल है, ये सब सरकार के हाथों में होता है। अब वो सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है, वो सरकार राज्य सरकार हो सकती है और वो केंद्र या राज्य सरकार संयुक्त रूप से भी हो सकती है। कई ऐसे औद्योगिक संस्थान हैं हमारे देश में जो कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो केवल मात्र राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और कुछ ऐसे औद्योगिक संस्थान भी हैं जिनको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तो कुल मिलाकर लोक उपक्रम का तात्पर्य उन उपक्रमों से है, उन औद्योगिक वाणिज्यिक सेवा संगठनों से है जिनकी स्थापना, जिनका संचालन और जिनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, जिनकी स्वामित्व भी सरकार के पास ही होता है, यानी सरकार इनकी स्वामी होती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि लोक उपक्रम के समस्त आर्थिक उपक्रम औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा सम्मिलित किए जाते हैं जिनका स्वामित्व अथवा प्रबंध अथवा स्वामित्व एवं प्रबंध दोनों राज्य के पास होते हैं। इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो कुल मिलाकर आज इस क्लास में हमने लोक उपक्रमों के बारे में चर्चा की कि लोक उपक्रम क्या होते हैं और लोक उपक्रम की परिभाषाओं को देखा और विस्तृत रूप में इसका अर्थ जानने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम सार्वजनिक उपक्रमों या लोक उपक्रमों की विशेषताओं को पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको लोक उपक्रम का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का अर्थ दोबारा समझाया जाए, तो आपके पास मेरे फ़ोन नंबर हैं। आप उन फ़ोन नंबरों पर मेरे को फ़ोन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, और यदि आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। मैं सदैव आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुकांत शर्मा, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन के पद पर कार्यरत हूँ। और चूँकि ये वीडियो क्लास है जिसमें वन वे टीचिंग है, केवल मैं ही बोल सकता हूँ, आपको सुनने का काम करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आपको एमकॉम फाइनल में जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय के संदर्भ में यदि किसी प्रकार की कोई भ्रांति है, कोई समस्या है, तो आप बेझिझक इस फ़ोन नंबर पर मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं।
धन्यवाद।